तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, दैट इज द एनिमल ब्रीडिंग। तो सबसे पहले तो हमें एक मतलब समझना होगा ब्रीड का। व्हाट डू मीन बाय ब्रीड? ब्रीड का मतलब क्या होता है? सम ग्रुप ऑफ एनिमल। क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल जो जिनको किसको बिलोंग करते हैं? सेम डिसेंट्स को बिलोंग करते हैं। क्या है? बिलोंग्स टू सेम डिसेंट्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्स होता क्या है? देखो, डिसेंट मतलब क्या? सेम एंसेस्टर। आप समझ रहे हो कि मतलब उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो सेम रहने वाले होंगे, सेम कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो वो सारे एनिमल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एक ब्रीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक ब्रीड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिग ग्रुप ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे क्या की जाती है? इसकी ब्रीडिंग की जाती है, मतलब इससे और नेक्स्ट जनरेशन पैदा की जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हम लार्ज यील्ड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एक तो हम लार्ज अमाउंट में ब्रीड प्रोड्यूस कर सके, नंबर बढ़ा सके, और क्या कर सकते हैं, हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सके। ठीक है, हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सके। क्या करेंगे? अगर हम एक सुपीरियर किसी एनिमल के साथ ब्रीड करा देंगे तो उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो उसके अंदर आ जाएगी, प्रोजेनी के अंदर, तो उसकी वजह से हम उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होती है। एनिमल ब्रीडिंग में दो तरह की टेक्निक इन्वॉल्व होती है। एक होती है दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, and the second one is outbreeding. Okay, let's take the first one, inbreeding. inbreeding यानी कि यहाँ पे जो मेटिंग की जाती है, मेटिंग विद इन सेम ब्रीड, मेटिंग विद इन सेम ब्रीड। ठीक है, एक ही ब्रीड के जो एनिमल्स है उनके बीच में ही मेटिंग करना, दैट इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग। और यहाँ पे की जा रही है क्या? मेटिंग विद अदर, या फिर आप तो बोल सकते हो कि यहाँ पे मेटिंग विद डिफरेंट एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, या तो सेम ब्रीड के ही पर वो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के हों, या फिर अनदर ब्रीड। ठीक है, इवन अनदर स्पीशीज, एक दूसरी स्पीशीज के साथ भी ब्रीड करना, दैट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग। या तो एक ही ब्रीड के कोई बहुत ही डिफरेंट एनिमल को लेकर आए, उससे ब्रीड कराना, या कोई दूसरी ब्रीड के साथ ब्रीड कराना, या फिर कोई दूसरे ही स्पीशीज ही लेकर आ जाना, दैट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग। पहले लेते हैं इनब्रीडिंग। क्या किया जाए इसमें करते क्या है, हम एक सुपीरियर मेल को लिया और एक सुपीरियर फीमेल को लिया। ठीक है, क्या लिया? सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, ये दोनों ही बिलोंग करेंगे एक ही ब्रीड को। ठीक है, किसको बिलोंग करेंगे? सेम ब्रीड को बिलोंग करेंगे, और इनको क्या किया जाए? इनका मेटिंग किया जाए। ठीक है, इन दोनों का मेटिंग 4 to 6 जनरेशन तक इनकी मेटिंग करते हैं। ठीक है, मतलब से इन ब्रीडिंग में एक्चुअली होता क्या है, हम कभी भी दूसरे एनिमल के साथ मेटिंग नहीं कराते, या दूसरी सुपीरियर मेल के साथ नहीं कराते। हर बार एनिमल्स इसी ही कैटेगरीज के होंगे और उनको 4 to 6 जनरेशन तक ब्रीड कराते रहते हैं। तो अब इससे जो भी प्रोजेनी मिला, उस प्रोजेनी में से भी अगेन सुपीरियर मेल या फीमेल जो भी इस प्रोजेनी बनी उसको वापस सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यूज़ करेंगे, यूज़ फॉर नेक्स्ट ब्रीडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोला? इन ब्रीडिंग में सबसे पहली बात तो ये क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं, एक ही डिसेंट्स के होते हैं। यहाँ पे सुपीरियर मेल एंड फीमेल को लिया, उनको ब्रीड कराया। यहाँ पे ब्रीड कराते हैं एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन तक, ये याद रखना, 4 to 6 जनरेशन तक ब्रीड कराते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रोजेनी मिलती है उसमें से फिर सुपीरियर मेल एंड फीमेल को भी फर्दर सेलेक्ट किया जाता है। उस प्रोजेनी से तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, उसको हम यूज़ कर लेंगे, बट उसमें से भी फर्दर सुपीरियर मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट करके फिर हमें जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए ब्रीड कराना होगा तो ब्रीड कराएंगे, और उससे भी फर्दर जो मिलेगा उसको भी फर्दर सेलेक्ट करके ब्रीड। तो मतलब हर बार हम एक बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड को सेलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं और आगे ब्रीड कराते जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है इन ब्रीडिंग। अब फ़ायदा क्या है इससे, क्यों कराया जा रहा है? पहला, इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है? इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। मतलब क्या? एक सेम तरह का कैरेक्टर हर जनरेशन में आएगा, सिमिलरिटी शो होगी, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगोसिटी। तो इम्प्रूव करेगा एंड क्या करेगा? क्रिएट प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब क्या?
एक ऐसा एनिमल जिसका अपने पेरेंट के साथ बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कोई भी डिफरेंस ना हो, कोई भी कैरेक्टर में वो डिफरेंट ना हो अपने पेरेंट से, दैट इज़ प्योर लाइन, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हो उसके जीन सीक्वेंस में भी। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, हर बार जब हम सेम ही इंडिविजुअल टाइप के इंडिविजुअल के साथ मेटिंग करा रहे हैं तो हमें एक प्योर लाइन क्रिएट कर सकते हैं एंड इंक्रीज दी होमोजाइगोसिटी एज वेल। दूसरा क्या करेगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर ले सकते हो या बेनिफिशियल जीन्स ले सकते हैं। जो भी बेनिफिशियल कैरेक्टर या जीन्स है उनको तो एक्यूमुलेट कर लेगा। एंड एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल रेसेसिव जीन, ठीक है। जो रेसेसिव जीन होते हैं, एक्चुअली रेसेसिव जीन जो होते हैं वो कब एक्सप्रेस होते हैं, जब वो अपनी होमोजाइगस स्टेट में रहेंगे। दैट तो यू मस्ट बी नोइंग नाउ, ओके, क्योंकि जेनेटिक्स में हम ये सब देख चुके हैं। तो होमोजाइगस स्टेट में रहेंगे तभी वो एक्सप्रेस होंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर बार उसको सेम से ही हम मेटिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो रेसेसिव जीन के एक्सप्रेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, राइट। अब हो सकता है उसमें से कोई रेसेसिव जीन हार्मफुल हो बट डोमिनेंट की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब वो क्या होगा, वो वाला एक्सप्रेस तो हो जाएगा एंड उसको ईजिली, अब मान लो किसी एनिमल में, किसी एक मेट में, मेल या फीमेल में वो एक्सप्रेस हो गया, तो हम उस वाले एनिमल को हटा देंगे, हम उसके साथ फिर मेटिंग नहीं कराएंगे। यानी कि अब वो हमारे पूरी जनरेशन में से उस रेसेसिव जीन को हमने एलिमिनेट कर दिया, अब उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस आगे भी नहीं रहेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट द हार्मफुल रेसेसिव जीन, और जितने भी बेनिफिशियल कैरेक्टर है या जीन है उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। बट क्या होता है ना, हर चीज़ के प्लस और माइनस भी होते हैं। नाउ कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराने से होता क्या है, इसकी जो आप बोल सकते हो फर्टिलिटी एंड इसकी प्रोडक्टिविटी, वो दोनों ही चीज़ें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई डिफरेंट वेराइटीज़ नहीं मिल रही है, कोई और डिफरेंट कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, हर बार सेम। तो धीरे धीरे क्या होगा, फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसका मतलब यही है जिसमें क्या होता है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाना, बिकॉज हर बार हम कंटिन्यूस सेम टाइप के एनिमल के साथ ही ब्रीड करा रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाना, फर्टिलिटी रिड्यूस होना, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना। अब इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, उसी ही ब्रीड के कुछ दूसरे अनरिलेटेड एनिमल जो उससे सुपीरियर क्वालिटी के हैं उसके साथ वापस मेटिंग करा देंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, करते जा रहे क्वालिटी रिड्यूस हुई, फिर हमने क्या किया, उसी ब्रीड के कुछ अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के मेल या फीमेल जो थोड़े से अनरिलेटेड है एनिमल है उसी ब्रीड के, उसके साथ मेटिंग करा देंगे ताकि वो उस चीज़ को वापस रीस्टोर कर ले एंड वापस इस डिप्रेशन को रिड्यूस कर सके। क्लियर है ये चीज़, चले आगे, ठीक है। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। Now let's take the outbreeding. Okay? Now outbreeding मैंने बोला आपको कि या तो उसी सेम ब्रीड के एनिमल्स के साथ ब्रीड कराएं या दूसरी ब्रीड के साथ कराएं, या फिर तीसरे कैटेगरी क्या हो सकती है कि डिफरेंट ही स्पीशीज़ के साथ। तो उसकी वजह से आउटब्रीडिंग 3 तरह की होती है। वन इज कॉल्ड दी आउट क्रॉसिंग, अनदर इज क्रॉस ब्रीडिंग, and the third one is the interspecific hybridization, ठीक है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं पहले आउट क्रॉसिंग की। ना आउट क्रॉसिंग में किया क्या जा रहा है, यहाँ पे ब्रीडिंग विदिन द सेम ब्रीड, ओके। बट अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, मैम सेम ब्रीड है तो ये तो इन ब्रीडिंग हो गई, आउट ब्रीडिंग कैसे हुई। यहाँ पे सेम ब्रीड तो है बट डू नॉट हैव
सेम एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक इनके बीच में कोई भी सेम एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उस वाली सेम ब्रीड के ग्रुप में मतलब हम ब्रीडिंग करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या किया जाते हैं, ब्रीडिंग, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल ऑफ वन ब्रीड, ओके, और इसको क्रॉस कराया एनिमल ऑफ अनदर ब्रीड, यानी कि एक तरह से हम दो ब्रीड को ले रहे हैं और दोनों ब्रीड को हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉस ब्रीडिंग। एग्जाम्पल यहाँ पे है दैट इज हिसार डेल। हिसार डेल, ठीक है, ये हिसार डेल जो है पंजाब में क्या किया, इसका पंजाब में क्रॉस कराया जाता है। हिसार डेल प्रोड्यूस कर, हिसार डेल क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोजेनी है, किससे बनता है, दैट इज मेड फ्रॉम दी मरीनो रैम्स एंड बीकानेरी ईयूज। ये दो ब्रीड है, ये दो क्या है, ब्रीड है, मरीनो रैम्स एंड बीकानेरी ईयूज। ठीक है, दो ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया एंड जिससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज हिसार डेल। ये क्या है, शीप है, दिस इज व्हाट, शीप है। ओके, शीप हमें क्यों यूज होती है, मेनली तो वूल के लिए, तो ये दोनों भी क्या है, शीप ही है, मरीनो रैम्स एंड बीकानेरी ईयूज दोनों शीप ही है, और उससे एक हिसार डेल शीप प्रोड्यूस की जा रही है, जो इन दोनों से और भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है और ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलें आगे, नेक्स्ट लेते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या, इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीशीज़ ही ले लिया डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सेम ही स्पीशीज़ है। ठीक है, जैसे कि क्या, डोंकी एंड हॉर्स के बीच में मेटिंग कराया, उनसे प्रोड्यूस हुआ म्यूल, जो इकोनॉमिक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, मतलब लेबरिंग के लिए इकोनॉमिक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे म्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। तो डिड यू गेट द आइडिया बिहाइंड आउट ब्रीडिंग? 3 कैटेगरीज है, सेम ब्रीड में ही इंडिविजुअल है, बट 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 2 ब्रीड के बीच में और यहाँ 2 स्पीशीज़ के बीच में मेटिंग कराई गई। ओके, नाउ यहाँ पे और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, दूसरी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इस ब्रीडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, ब्रीडिंग कराने तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी वो ब्रीडिंग, नेचुरल जो ब्रीडिंग कराई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रीडिंग हमेशा सक्सेसफुल हो। ठीक है, मतलब कि 2 मेल एंड फीमेल है, उनका ब्रीड है, उससे जो प्रोजेनी बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे जो ये ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, ये सक्सेसफुल हो। उसके लिए यहाँ पे 2 टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस ब्रीडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक्स कौन कौन सी है, बात कर लेते हैं उसके बारे में। दिस 2 टेक्निक्स इज व्हाट, वन इज कॉल्ड दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड सेकेंड इज व्हाट, MOET, वेरी इंपॉर्टेंट, MOET। बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। मैंने बोला कि नेचुरली जो इंसेमिनेशन मतलब क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन, यानी कि मेल से जो सीमेन है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करना, उसमें डालना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब नेचुरली जो हम ये कराते हैं इंसेमिनेशन, उसमें ज़रूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा हैरेसिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल या फीमेल को ट्रैवल करके एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, उन्हें लेकर जाना पड़ता है फीमेल को जहाँ भी मेल प्रेजेंट है, तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, वी कलेक्ट द सीमेन फ्रॉम सुपीरियर मेल है, उससे हमने सीमेन को क्या किया, कलेक्ट किया, एंड उसको क्या करते हैं, इंसर्टेड इनटू reproductive tract of female। ठीक है,
फीमेल के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो मतलब वो तो यहाँ पे इसकी खासियत क्या है सीमेन की, या तो हम इसको हैंड टू हैंड भी इंसर्ट किया कि यहाँ से सीमेन निकाला एंड फीमेल में इंसर्ट कर दिया, बट ये क्या करा, इसको आर्टिफिशियली वी आर इंसर्टिंग, नॉट द मेल इंसर्टिंग, ठीक है, वी आर इंसर्टिंग दैट सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम इसको फ्रोजन कंडीशन में भी रख सकते हैं और बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन हम इसको ट्रैवल भी कर सकते हैं लेकर, फ्रोजन कंडीशन में हम इसको ट्रैवल करके और जहाँ भी फीमेल है वहाँ उसके पास जाकर वहाँ पे उसको इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी ईजी प्रोसेस, दैट मेटिंग प्रोसेस विल बिकम ईजी। और ये हमें एक मेटिंग जो है या उससे जो रिजल्ट मिलने वाला उसको एनहांस भी कर देता है, उसमें यील्ड भी बढ़ा सकता है एंड श्योरिटी जो है उसको भी एनहांस कर देता है। क्लियर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बात करते हैं एमओईटी की, क्या फुल फॉर्म है, दैट इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, ये नेचुरल जो इंसेमिनेशन है इससे भी और ज़्यादा पावरफुल या मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन है, जिसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो फीमेल है वो एक बार में हमेशा अपनी साइकिल में एक बार में एक एग प्रोड्यूस करेगी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया तभी भी ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो पाए, क्योंकि एक ही एग प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हार्मोन दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन को फीमेल में इंसर्ट कर देते हैं, मतलब जो काउज हैं उस फीमेल के अंदर हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो काउ क्या करने लगती है, इट स्टार्टिंग सुपर ओवुलेशन, यानी कि एक बार में 6 से 8 एग पर साइकिल वो प्रोड्यूस करने लगती है। तो मेटिंग के चांसेस बढ़ गए ना, क्योंकि इतने ज़्यादा एग अवेलेबल होंगे तो जो सीमेन जा रहा है, जो स्पर्म मेट करेगा, तो उसमें मेटिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 6 to 8 एग जो है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इंसेमिनेशन करते हैं, इंसेमिनेशन करते हैं। अब इंसेमिनेशन या तो नॉर्मली नेचुरली क्या किया जाए, नेचुरली या तो मेटिंग की जाए किसी भी विद एलाइट बुल, मतलब कोई भी अच्छा क्वालिटी का, अच्छा सुपीरियर क्वालिटी के बुल के साथ, या तो नेचुरली मेटिंग की जाए, या फिर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो अभी अभी हमने पढ़ा ना, उसके थ्रू हम इस टेक्निक के थ्रू इंसेमिनेशन भी उसके अंदर कर देते हैं। इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होगा, वो एग फर्टिलाइज हो जाएगा। नाउ ये जो फर्टिलाइज एग है, नाउ दिस फर्टिलाइज एग जो 8 to 32 सेल का हो चुका है, तब हम इसको सर्जिकली इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यहाँ से निकालते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू सरोगेट मदर, ठीक है। एक दूसरी सरोगेट मदर लेते हैं, मतलब काऊ लेते हैं, और उसके अंदर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं और उसको आगे टिल, मतलब उसके पूरा जो भी उसका फर्टिलिटी प्रोडक्शन का है, पूरा जो भी उसका पीरियड है वहाँ तक वो ग्रो करेगा और फिर उससे जो भी प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस होगी। एंड जो ओरिजिनल काऊ थी इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मदर, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मदर, जो ये सब प्रोड्यूस कर रही है, और ये काऊ जो है जो उसको कैरी कर रही है, ओके, उस प्रोजेनी को कैरी कर रही है। तो वापस उस जेनेटिक मदर को नेक्स्ट राउंड के लिए यूज़ किया जाता है कि फिर वापस से उसको इस FSH के इंजेक्शन देकर एंड वापस उससे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। एंड मतलब एक तरह से ये जेनेटिक मदर जो है ये फर्टिलाइजेशन के लिए है बेसिकली, एंड ये वाली जो मदर है सरोगेट मदर वो कैरी करने के लिए है उस प्रोजेनी को। सो इस तरह से हम इस टेक्निक के थ्रू, MOT की टेक्निक के थ्रू, या तो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जितनी भी काउज हैं उनको लिया, और सुपीरियर और बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी की मीट वाला जो बुल है उसको लिया, और उनकी ब्रीडिंग करा के हम बहुत ही लार्ज अमाउंट में ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, इट इज़ यूज फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट, हर्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपको पता है हर्ड यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ दीज काउज बफेलोस, उनको हम हर्ड बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ दीज वन कॉल्ड हर्ड। तो बहुत लार्ज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस MOET टेक्निक के थ्रू, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो इंश्योर करता है, नेचुरल इंसेमिनेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, एंड इसके थ्रू हम और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं और हर्ड को और इम्प्रूव कर सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सो हमने बात करी क्या, पहला मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड सेकेंड एनिमल ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपीकल्चर की, हनी बी को कैसे, एंड उसके साथ ही फिशी कल्चर यानी फिशरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, टेक केयर।